हो चुका आगाज रण का, युद्ध की बारी है। मेरी तो तैयारी पूरी है, क्या तुम्हारी भी तैयारी है तो आपका अभिनंदन है दोस्तों। यदि नहीं है तो आइए जुड़ जाइए अथर्व एजुकेटर के साथ, जहां आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का 9वां पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों। निकट भविष्य में कई एग्जाम लगे हुए हैं जिसमें इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और मध्यकालीन भारत के इतिहास से कई प्रश्न आते हैं दोस्तों। पिछले 8 वीडियोस में हम लगभग 185 प्रश्नों को पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ चुके हैं और आज हम उससे आगे के प्रश्नों पर चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। पर इससे पहले कि मैं सेशन प्रारंभ करूं, यदि चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना जाइएगा मत दोस्तों। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था? शमशुद्दीन, हैदर शाह, सिकंदर बुतशिकन या जैनुल आबिदीन? तो दोस्तों जब मैंने जजिया की स्लाइड आपको बताई थी, लगभग 2 बार अलग अलग वीडियोस में मैंने जजिया पर पूरे प्रश्नों की स्लाइड आपको दिखाई है और उसमें मैंने एक प्रश्न डाला था कि सबसे पहले भारत में जजिया किसने लगाया। उसमें तो नाम था मोहम्मद बिन कासिम का। भारत में जजिया को हटाया अकबर ने था, लेकिन यदि क्षेत्रीय स्तर पर पूछा जाए तो सबसे पहले जजिया को हटाया था कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन ने। इसी वजह से जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा गया था। इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज वैसे भी ये मिक्स प्रश्न है क्योंकि हम लोधी वंश को लगभग समाप्त कर चुके हैं, तो आज मिक्स प्रश्न आएंगे सभी वंशों से। तो जैनुल आबिदीन को कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों जैनुल आबिदीन। चलिए अगला प्रश्न है, शर्की सुल्तान के शासनकाल में किसे पूर्व के सिराज के नाम से जाना जाता था? जौनपुर को, मिर्जापुर को, लखीमपुर को या रामपुर को? तो दोस्तों तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय में, नासिरुद्दीन महमूद के काल में उसके वजीर मलिक सरवर, नासिरुद्दीन महमूद के काल में उसके वजीर मलिक सरवर ने जौनपुर में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये जौनपुर, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना करी। शर्की वंश की स्थापना करी और इसी जौनपुर को पूर्व के सिराज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद के काल में शर्की वंश की स्थापना हो रही है और पूरे सैयद वंश के काल में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बना रहा। जब लोधी वंश की स्थापना करी बहलोल लोधी ने, तब इसने जौनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली में मिलाया। तो आपसे पूछा जाए कि जौनपुर की स्वतंत्र शासन के रूप में स्थापना किसने करी, तो मलिक सरवर ने। किसके काल में? तो तुगलक वंश के राजा शासक नासिरुद्दीन महमूद के काल में। पुनः दिल्ली में कब मिलाया? तो बहलोल लोधी के द्वारा मिलाया गया। किसको पराजित करके मिलाया गया? तो हुसैन शाह शर्की को पराजित करके जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया और इसी जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बसाया गया था? तो देखिए जौनपुर की जो स्थापना है वो तो करी है फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर की स्थापना तो करी है फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कई नगर बसाए थे, जिसमें से फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार और जौनपुर महत्वपूर्ण थे दोस्तों। और हमने चर्चा करी थी कि फतेहाबाद को कुश्क-ए-सीरी के नाम से भी जाना जाता है। और इस फिरोज शाह तुगलक का जो मुख्य वास्तुकार था उसका नाम भी हमने पढ़ा था। हमने इसके मुख्य टकसाल प्रमुख का नाम पढ़ा था करम शाह। इसके अलावा हमने इसकी जो आय की गणना करने वाला था उसका नाम भी पढ़ा था हिसामुद्दीन।
तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई है, लेकिन किसके नाम पर करवाई है या किसकी याद में इसका नाम जौनपुर रखा था? तो ये रखा था मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जौना खां। जौना खां। और इसी जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर नगर बसाया गया। इसका मुख्य वास्तुकार का नाम क्या था? मुख्य वास्तुकार का यदि आपसे नाम पूछा जाए, इतने सारे शहर बसाए हैं तो आपको इसके मुख्य वास्तुकार का नाम पता होना चाहिए दोस्तों। इसके मुख्य वास्तुकार का नाम था मलिक गाजी शहना। मलिक गाजी शहना। इसके अलावा आपको हिसामुद्दीन का नाम भी याद रखना है दोस्तों। इसने आय की गणना करी थी फिरोज शाह तुगलक के लिए। और करम शाह, ये टकसाल प्रमुख था। हिसामुद्दीन ने आय की गणना करी और सल्तनत की आय का हिसाब लगाया, जबकि करम शाह इसका टकसाल अधिकारी था। तो ये तीन नाम आपको विशेष तौर से याद रखने हैं। चलिए, तो जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बसाया गया? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सबसे पहले अगर पूछा जाए कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो तैमूर का आक्रमण हुआ है 1398 ईस्वी में। हमने आपसे पूछा था एक प्रश्न स्लाइड में, जब मैंने तैमूर के ऊपर प्रश्न बनाए थे तब मैंने आपसे पूछा था कि तैमूर की उपाधि क्या है? तो भाग्यशाली भविष्य का स्वामी, ये तैमूर की उपाधि है। और तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया है 1398 ईस्वी में। और इस समय भारत में नासिरुद्दीन महमूद का शासन है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद का शासन है। लेकिन 1398 में इसका जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ तब इसका शासन समाप्त नहीं हो गया, बल्कि इसने तो 1414 एडी तक, यानी तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भी लगभग 16 वर्षों तक शासन किया है। पर धीरे धीरे इसका शासन कमजोर होता चला गया और एक समय ऐसा आया जब तैमूर के प्रतिनिधि खिज्र खां ने लोदी वंश को समाप्त कर सैयद वंश की स्थापना कर ली। तुगलक वंश को समाप्त करके सैयद वंश की स्थापना करी। ठीक है, तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो उत्तर हो जाएगा सैयद। लेकिन ध्यान रखिएगा, तैमूर के आक्रमण के तुरंत बाद नहीं। तैमूर ने जब आक्रमण करा और आक्रमण करने के बाद भारत के बहुत से हिस्सों को जीत लिया और वापस चला गया, तब भारत के उन विजित क्षेत्रों में उसने अपना प्रतिनिधि नियुक्त करा खिज्र खां। प्रतिनिधि नियुक्त करा खिज्र खां को। और यही खिज्र खां 1414 में सैयद वंश की स्थापना करता है। लेकिन ध्यान रखना, इसने शासक या सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बल्कि यह अपने आप को रैयत आला कहता था और तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में शासन करा है। और तैमूर के बाद तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया है। पर इसने स्वयं को कभी सुल्तान नहीं कहा। स्वयं को सुल्तान कहने वाला सैयद वंश का पहला शासक था मुबारक शाह, खिज्र खां का पुत्र मुबारक शाह। चलिए, अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित करा? तो दोस्तों, इब्राहिम लोदी युद्ध में मरने वाला एकमात्र सुल्तान है दिल्ली का। युद्ध में मरने वाला एकमात्र सुल्तान, एकमात्र सुल्तान। लेकिन ये युद्ध में राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध में नहीं मारा गया, बल्कि इसकी मृत्यु हुई है पानीपत के पहले युद्ध में। पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में लड़ा गया पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। पर उससे पहले इब्राहिम लोदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है राणा सांगा के साथ में 1517 ईस्वी में। आपसे पूछा जा रहा है उस युद्ध का नाम क्या है? घाघरा का युद्ध, गागरौन का युद्ध, खतौली का युद्ध या चंदेरी का युद्ध? तो दोस्तों, उसका नाम है खतौली का युद्ध।
1517 ईस्वी में हुआ है खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और राणा सांगा की जीत हुई। तो खतौली के युद्ध में कौन जीता अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राणा सांगा, और दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, मौठ की मस्जिद कहां स्थित है? तो दोस्तों मौठ की मस्जिद तो दिल्ली में स्थित है। ये तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सभी को पता है कि मौठ की मस्जिद दिल्ली में स्थित है। प्रश्न है कि मौठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? देखिए दो अलग अलग प्रश्न आते हैं, किस सुल्तान के काल में हुआ और किसने निर्माण करवाया। अगर आपसे पूछा जाए किस सुल्तान के काल में हुआ तो उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी के काल में। सिकंदर लोदी के काल में। लेकिन किसने निर्माण करवाया अगर आपसे ये पूछा जाए तो उसके वजीर, किसके वजीर? सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है सिकंदर लोदी के वजीर का नाम क्या है, तो उत्तर हो जाएगा मियां भुआ ने दिल्ली में मौठ की मस्जिद का निर्माण करवाया। मौठ की मस्जिद का निर्माण करवाया। तो मौठ की मस्जिद कहां स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम सत्ता का या मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अरबों को, मंगोलों को, तुर्कों को और मध्य यूरोपियों को। तो देखिए भारत में सबसे पहले यदि किसी मुस्लिम ने आक्रमण किया तो वो तो अरब थे। प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ही वो व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जजिया लगाया और दिरहम नाम का चांदी का सिक्का चलाया। मोहम्मद बिन कासिम अरब था। तो भारत में पहली बार जिन मुस्लिमों ने आक्रमण करे वो तो अरब थे 712 ईस्वी में। लेकिन इसके आक्रमण का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा, बल्कि सिर्फ ये कह सकते हो कि मुसलमानों को भारत पर आक्रमण करने का मार्ग मिल गया, या उन्हें समझ में आ गया कि भारत को जीता जा सकता है। संघर्ष यदि भारत के साथ की जाए तो भारत की अकूत दौलत उनके हाथ लग सकती है। पर अरबों ने भारत पर कभी कोई शासन स्थापित करने का प्रयास नहीं किया या उन्हें मौका नहीं मिला। इसके बाद भारत पर लगातार आक्रमण किए महमूद गजनबी ने, और महमूद गजनबी एक तुर्क था। पर महमूद गजनबी ने भी भारत में कोई स्थिर शासन की स्थापना नहीं करी, केवल पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर ही उसने प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद भारत पर आक्रमण हुए मोहम्मद गौरी के, और मोहम्मद गौरी भी एक तुर्क था, और मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने ही भारत में शासन स्थापित किया और लौटने से पूर्व अपने प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासन सौंपा, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही मोहम्मद गौरी के मरने के बाद गुलाम वंश की स्थापना करी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो उत्तर हो जाएगा तुर्क। देखिए प्रश्न के हिसाब से उत्तर बदल जाते हैं। ऑप्शन में मोहम्मद गौरी हो तो मोहम्मद गौरी भी उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद गौरी ना हो तो कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर हो सकता है, और यदि उसमें इल्तुतमिश है तो इल्तुतमिश भी हो सकता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को यह शासन व्यवस्था सुदृढ़ करने का उतना अवसर नहीं मिला। भारत में जो मुस्लिम शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से सुदृढ़ता प्रदान करी है वो इल्तुतमिश ने करी है। इसी वजह से इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यदि ऑप्शन में इल्तुतमिश है तो फिर ऑप्शन में किसी का भी नाम दे रखा हो, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रश्न के उत्तर ऑब्जेक्टिव्स जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनके अकॉर्डिंग बदल जाया करता है। तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। हालांकि महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश सभी तुर्क थे, तो इस प्रश्न में तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत की अपेक्षा
मध्यकालीन भारत का इतिहास अधिक सरलता से जाना जा सकता है, जिसका मुख्य कारण है, देखिए प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर बहुत से विवाद हैं। हम कहते हैं कि ऐसा माना जा सकता है या ऐसा हम बहुत से इतिहासकार नहीं मानते। हालांकि कुछ विवाद मध्यकालीन भारत के इतिहास को लेकर भी हैं, लेकिन वो बहुत कम लेवल पर हैं, जबकि प्राचीन भारत का इतिहास बहुत ज्यादा विवादित है। तो ऐसा क्या कारण है? इतिहासकारों की बहुतायत, मृद भांडों की बहुतायत, साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इतिहासकार तो प्राचीन काल में भी थे, प्राचीन भारत में भी थे, लेकिन जो उन्होंने इतिहास लिखे हैं उसमें से बहुत सी पुस्तकें आज मौजूद नहीं है। तो इतिहासकार तो थे, पर उनके द्वारा लिखा गया इतिहास आज उपस्थित नहीं है। जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका वास्तविक रूप में उपस्थित नहीं है, जबकि मध्यकालीन भारत के समय में जो इतिहास लिखा गया उसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि वो क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। देखिए हसन निजामी ने जो इतिहास लिखा, तो हमने उस समय बताया था कि गजनी का इतिहास न लिख करके उसने सीधे भारत का इतिहास लिखा, यानी गजनी का इतिहास और भारत का इतिहास हसन निजामी के काल से अलग हो गया। जबकि मिन्हाज ने जब अपनी पुस्तक लिखी, तो मिन्हाज की पुस्तक के बाद क्रमबद्ध तरीके से भारत का इतिहास लिखा जाने लगा। यानी अगला इतिहासकार कोशिश करता था कि जहां पूर्व की कोई फेमस किताब समाप्त हुई है उसके आगे का इतिहास लिखे। तो साहित्यिक स्रोत जो लिखे वो आज मौजूद भी हैं। तो इस वजह से हमें इतिहास की सुव्यवस्थित तरीके से जानकारी होती है मध्यकालीन भारत के इतिहास की, जबकि प्राचीन भारत के इतिहास की हमें सुव्यवस्थित जानकारी प्राप्त नहीं होती। कई बार तो हमने डेट्स को भी अंदाजे से पता लगाया है, क्योंकि वहां ऐसे लिखा होता था शासन व्यवस्था के 5वें वर्ष में, 8वें वर्ष में, अशोक के शासन के 20वें वर्ष में। तो यदि आपने अशोक के सिंहासन रूढ़ होने की डेट ही गलत पढ़ रखी है तो नीचे की सारी डेट्स गलत हो जाएंगी। जबकि मध्यकालीन भारत में इतिहासकारों ने तारीख के साथ में अपना इतिहास लिखा है। तो उत्तर हो जाएगा साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन विद्वान नहीं था? देखिए सल्तनत कालीन पूछा है, मुगल कालीन नहीं। सल्तनत कालीन का मतलब है गुलाम वंश से लेकर के लोदी वंश के मध्य में, गुलाम वंश से लोदी वंश के मध्य का जो भी इतिहास है वो सल्तनत कालीन कहलाता है, क्योंकि इस समय के जितने भी शासक थे वो अपने आप को सुल्तान कहते थे। जबकि मुगल काल को हम सल्तनत काल में नहीं जोड़ते, या शेरशाह सूरी के काल को हम सल्तनत में नहीं जोड़ते। तो ध्यान रखिएगा, आपको कुछ इतिहासकारों के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सल्तनत कालीन विद्वान नहीं था। ये अमीर खुसरो है दोस्तों, अमर खुसरो लिख गया है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर हसन, मिन्हाज उस सिराज, या अब्बास खां शेरवानी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी शेरशाह सूरी के काल का इतिहासकार है और इसकी किताब का नाम है तारीख शेरशाही। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अब्बास खां शेरखानी, जबकि अन्य 3 सल्तनत कालीन इतिहासकार हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा वेतन प्राप्त करने वाली सल्तनत की सबसे विशाल सेना की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को, मोहम्मद बिन तुगलक को, सिकंदर लोदी को, या अलाउद्दीन खिलजी को? तो इस प्रश्न को तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला ऐसा शासक था जिसने विशाल सेना की स्थापना करी। यह अपने आप को सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर कहलाता था, विश्व विजय की इच्छा रखता था, पर दिल्ली के काजी और अपने मित्र एनाउल मुल्क की सलाह पर इसने अपनी उस इच्छा को त्याग दिया। पर इसने उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में कई सैन्य अभियान किए और उन अभियानों में सफलता का श्रेय जाता है इसकी विशाल सेना को। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने जागीरों के स्थान पर नगद वेतन दिया, और इसी वजह से इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली
बाजार नियंत्रण प्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करी। इस सबको बहुत विस्तार से हम अलाउद्दीन खिलजी के समय पढ़ चुके हैं। इन दोनों का ही इसे जनक कहा जाता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो सबसे पहले विशाल सेना किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। दीवाने अर्ज, सिजदा, पाबोस, अफरश्याब, और सामने दिया हुआ दंडवत होने की प्रथा, कदम चूमने की प्रथा, सैन्य विभाग या वंश। तो देखिए दीवाने अर्ज को हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ये एक सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना करी है बलबन ने। और इसका अध्यक्ष कहलाता था आरजे ममालिक, और प्रथम आरजे ममालिक था इमादुल मुल्क। आरजे ममालिक, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम आरजे ममालिक कौन था तो इमादुल मुल्क। तो दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग है, तो हमें देखना होगा कि 3 से कौन कौन से शुरू है। तो ये 2 उत्तर तो हमारे हो नहीं सकते दोस्तों। सिजदा और पाबोस, इनका प्रारंभ किया था बलबन ने। सिजदा होती थी दंडवत होने की प्रथा, जबकि पाबोस में दंडवत होने के बाद बादशाह के कदम या कहें तो अंगूठे को चूमा जाता था। और अफरश्याब एक वंश था जिसका वर्णन शाहनामा नामक ग्रंथ में मिलता है, उच्च वंश था। और बलबन जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, वो अपने आप को उच्च कुलीन साबित करने के लिए स्वयं को अफरश्याब वंश का वंशज कहता है। ये सभी चर्चाएं हम कर चुके हैं दोस्तों। तो 3, 1, 2, 4 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 3, 1, 2, 4 देखिए कहां दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए जमीन की माप को आधार माना और महत्वपूर्ण वर्ग खुद मुकद्दम चौधरी को भी आम जनता की भांति राजस्व देने को कहा। इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए इसने कर को 33% से बढ़ाकर के 50% कर दिया था, लेकिन फिर भी जनता ने विद्रोह नहीं करा, क्योंकि इसने भू राजस्व का आधार जमीन की माप या वास्तविक आय को माना। वास्तविक आय को आधार माना। साथ ही जो जमींदार वर्ग होता था, जिसे हम खुद के नाम से, मुकद्दम के नाम से और चौधरी के नाम से जानते हैं, जमींदार वर्ग, इस पर भी टैक्स लगा दिया। और उस टैक्स को क्या कहा गया था? घरी कर और चरी कर। ये 2 टैक्स लगाए थे जमींदार वर्ग पर, खुद पर, मुकद्दम पर, चौधरी पर। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक था जिसके संबंध में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर है? तो दोस्तों देखिए खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठा, और मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके एक धर्म परिवर्तित मुसलमान खुसरव शाह गद्दी पर बैठा। हमने चर्चा करी थी कि मुबारक शाह खिलजी स्वयं को खलीफा कहता था, जबकि खुसरव शाह ने स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा। यह स्वयं को क्या कहता था? पैगंबर का सेनापति। अब चूंकि ये एक धर्म परिवर्तित मुसलमान था और इसने हिंदू धर्म को मन से नहीं त्यागा था, कहा जाता है कि खुसरव शाह के महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। इसी वजह से गयासुद्दीन तुगलक ने एक नारा दिया, गयासुद्दीन तुगलक ने एक नारा दिया, और उस नारे का नाम था इस्लाम खतरे में है।
उसने कहा कि इस समय जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ है वह एक मुसलमान नहीं है, बल्कि वह तो एक हिंदू है। और जिस मुस्लिम सत्ता की स्थापना मोहम्मद गौरी ने इतने संघर्षों के बाद की थी, आज उस गद्दी पर एक हिंदू बैठ गया है। तो धार्मिक रूप दे दिया गयासुद्दीन तुगलक ने, क्योंकि खुसरव शाह भी खिलजी वंश का नहीं था और गयासुद्दीन तुगलक स्वयं भी खिलजी वंश का नहीं था, वो भी गद्दी पर कब्जा ही करना चाहता था। तो उसने इस लड़ाई को धार्मिक रूप दे दिया। खुसरव शाह ने भी कहा कि नहीं भाई, मैं कोई हिंदू बिंदु नहीं हूं, मैं पूर्ण रूप से मुसलमान हूं, मैंने धर्म परिवर्तित कर लिया है और अब मैं पूर्ण रूप से मुस्लिम हूं, बल्कि मैं तो पैगंबर का सेनापति हूं। पैगंबर ने मुझे इस्लाम धर्म का विस्तार करने इस धरती पर भेजा है। और अपनी उस बात को साबित करने के लिए उसने संत निजामुद्दीन औलिया से आशीर्वाद मांगा। निजामुद्दीन औलिया से आशीर्वाद मांगा और निजामुद्दीन औलिया ने खुसरव शाह को आशीर्वाद भी दिया। वह समर्थन भी प्राप्त कर लिया कि नहीं ठीक है, खुसरव शाह एक मुसलमान या हिंदू, उन्होंने इस बात में चर्चा संत नहीं करते थे, पर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, खुसरव शाह बादशाह बनने के योग्य है और वो मुस्लिम ही है। यानी ये जो धार्मिक रंग दिया जा रहा है इस लड़ाई को, उसकी आवश्यकता नहीं है। इस बात से निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक नाराज हो गया और जब खुसरव शाह को मार करके जब गद्दी पर बैठा तो उसने निजामुद्दीन औलिया पर इल्जाम लगाया कि निजामुद्दीन औलिया को खुसरव शाह से धन प्राप्त हुआ है। खुसरव शाह से धन प्राप्त हुआ है और वह धन सल्तनत का है और सल्तनत को वापस मिलना चाहिए। खुसरव शाह ने गैर आधिकारिक रूप से वह धन निजामुद्दीन औलिया को दे दिया है और औलिया से वह लगातार मांग करता रहा उस धन की। और निजामुद्दीन औलिया का कहना था कि पहली बात तो मुझे कोई धन मिला नहीं है और यदि मिला भी है तो मैंने जनता की भलाई के लिए उसे खर्च कर दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। गयासुद्दीन तुगलक गया हुआ था बंगाल विद्रोह का दमन करने और उस बंगाल से उसने संदेश भेजा निजामुद्दीन औलिया को कि अब मैं दिल्ली की ओर लौट रहा हूं और इससे पहले कि दिल्ली में मेरे कदम पड़े, निजामुद्दीन औलिया को सारा धन राजकोष में जमा करा देना है। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है हुजूर, कब जाने कहां क्या हो जाए। और कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक कभी दिल्ली पहुंचा ही नहीं। अफगानपुर के निकट उसके पुत्र जौना खान ने उसके स्वागत के लिए लकड़ी का महल बनवाया था और उसी महल का छज्जा गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। बहुत से इतिहासकार इसे घटना बताते हैं, जबकि एल्फिस्टन और इसामी इसे इब्न बतूता और इसामी इसे गयासुद्दीन इसका मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र बताते हैं। इसी वजह से इसामी ने अपने ग्रंथ फुतूहुस सलातीन में क्या कहा है, मोहम्मद बिन तुगलक को खूनी शासक। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न है, किसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा गया है? तो देखिए, मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए वे सब के सब निरंकुश ही थे, सत्ता को अपने हाथ में रखते थे। लेकिन उनमें से एक शासक ऐसा था जिसे कल्याणकारी शासक कहा जाता है, उसकी समाज कल्याण के कार्यों के कारण, और उसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। हालांकि फिरोज शाह तुगलक एक धर्मांध शासक था, उसके द्वारा किए गए सभी कल्याणकारी कार्य मुसलमान जनता तक सीमित थे। हिंदुओं को उसने जिम्मी कहकर पुकारा है और ब्राह्मणों पर उसने जजिया भी लगा दिया। यानी ये जो कल्याणकारीपन है ये हिंदुओं के लिए नहीं था, केवल मुस्लिम जनता के लिए था, लेकिन फिर भी इसे कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा है इतिहासकारों ने। और कुछ इतिहासकारों ने इसकी प्रशंसा में कसीदे पढ़ते हुए इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा है, जो कि निहायत ही बकवास तथ्य है। अकबर ने कई ऐसे कार्य किए जो हिंदू धर्म को सीधे सीधे फायदा पहुंचाते थे, जैसे तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया, जजिया को समाप्त कर दिया।
जबकि फिरोज शाह तुगलक ने और सिकंदर लोदी ने सीधे हिंदू धर्म की आस्थाओं को चोट पहुंचाई है। तो ये सल्तनत काल के दो धर्मांध शासक थे। पर फिर भी आपसे पूछा जाए कि भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक किसे कहा गया है, तो उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला प्रश्न है, मध्यकालीन राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम एक पृथक आर्य विभाग की स्थापना की। बलबन ने सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका पुत्र फिरोज शाह तुगलक बैठा, या फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। चलिए चर्चा करते हैं एक एक करके। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम एक विभाग आर्ज विभाग, या जैसे आप दीवाने अर्ज कह सकते हैं, की स्थापना करी। तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दीवाने अर्ज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि बलबन ने की है, और पहला आर्ज ममालिक उसने इमादुल मुल्क को अपॉइंट किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और हमसे पूछा सत्य कथन। अगला है, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू करी। तो ये बलबन नहीं था बल्कि अलाउद्दीन खिलजी था, यानी पलट दिया है स्टेटमेंट को। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका पुत्र फिरोज शाह तुगलक बैठा। फिरोज शाह तुगलक तो गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, पर वो उसका पुत्र नहीं था बल्कि चचेरा भाई था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, हमें उत्तर तो मिल गया। उत्तर है हमारा डी। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था जिसे दीवाने बंदगान कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक के काल में सर्वाधिक दास थे, 1,80,000 दास, और दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, बहलोल लोदी ने सैयद वंश के किस शासक को अपदस्थ कर दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना करी? यदि बात करें सैयद वंश की, तो सैयद वंश की स्थापना करी थी खिज्र खां ने, और खिज्र खां के बाद गद्दी पर बैठा मुबारक शाह, जिसे सैयद वंश का सर्वाधिक योग्य शासक कहा जाता है। और मुबारक शाह के बाद गद्दी पर बैठा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बीच में मोहम्मद शाह के वजीर और सेनापतियों में तनातनी हो गई और वजीर ने सेनापति की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह को लगा कि सेनापति ने वजीर की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह को लगा कि सेनापति मेरी भी हत्या कर देगा। उसने बहलोल लोदी को बुलाया अपनी रक्षा करने के लिए। इस प्रकार बहलोल लोदी की साम्राज्य में दखल की शुरुआत हुई और बहलोल लोदी धीरे धीरे अपने आप को बहुत मजबूत बनाता चला गया। और जब मोहम्मद शाह के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन अहमद शाह शासक बना, तो अलाउद्दीन अहमद शाह को यह विश्वास हो गया कि शीघ्र ही बहलोल लोदी मेरी हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित कर देगा। तो अलाउद्दीन अहमद शाह ने कहा कि भैया सल्तनत जाए जान तो बचे। तो बहलोल लोदी को यह सत्ता सौंप कर बदायूं चला गया। बहलोल लोदी को सत्ता सौंप कर बदायूं चला गया। तो आपसे पूछा दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना किस सुल्तान को अपदस्थ करी? तो उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन अहमद शाह। चलिए अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी के संदर्भ में असत्य कथन छांटिए। तो इसने बहलोल लोदी द्वारा अपनाए गए अफगानी राजत्व सिद्धांत को त्याग कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। इसने निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को पुनः विकसित किया तथा अफगानों में स्वतंत्र विरोधी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर उन्हें नियंत्रित किया। देखिए थोड़ा टफ प्रश्न है दोस्तों। पहले तो इस प्रश्न का मतलब समझिए कि इस प्रश्न का कहना क्या चाहता है ये प्रश्न। तो देखिए अफगानी राजत्व सिद्धांत, इस सिद्धांत को बहलोल लोदी ने तो माना था,
पर सिकंदर लोदी ने सिद्धांत को पलट दिया। तो है क्या अफगानी राजत्व सिद्धांत? तो देखिए, अफगान सत्ता की स्थापना करी है बहलोल लोदी ने। इससे पहले के जितने भी वंश थे वे सभी तुर्क थे, पर पहली बार अफगान सत्ता की स्थापना हुई है लोदी वंश के काल में। पर अफगानी राजत्व सिद्धांत इक्वलिटी में विश्वास करता है। वो कहता है कि कोई किसी से उच्च नहीं है, यहां तक कि जो राजा है वो भी, और अफगान, अगर कोई अफगान राजा है तो अन्य अफगानियों के बराबर है। अफगान राजत्व सिद्धांत के अनुसार कोई भी अफगानी अपने ऊपर किसी सुल्तान या राजा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। नेतृत्व करता तो वो बना देते हैं, पर पूर्ण रूप से उसे अपना शासक नहीं मानते। बहलोल लोदी इसी वजह से इस सिद्धांत को मानते हुए अपने सभी सेनापति, अपने सभी सामंत, अपने सभी अमीर जो अफगान थे उनके साथ में एक सामंजस्य बना करके रखता है और उन्हें किसी भी प्रकार इस बात का एहसास नहीं होने देता कि मैं सुल्तान हूं और तुम मेरे सेवक हो या मेरे दास हो या मेरे अधिकारी हो। बहुत संभल करके वो कार्य करता था। लेकिन जब सिकंदर लोदी शासक बना तो उसने कहा कि सुल्तान सुल्तान होता है, बराबरी कुछ नहीं होती संसार में। सुल्तान शक्तिशाली होता है और अन्य सभी कमजोर होते हैं। तो उसने इस अफगानी राजत्व सिद्धांत को त्याग दिया। सिकंदर लोदी ने त्याग दिया, और जब उसने ये सिद्धांत त्यागा तो अफगानी अमीर या अफगानी जो सेनापति थे वे नाराज हो गए और उन्होंने सिकंदर लोदी के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू करा। पर सिकंदर लोदी ने सभी विद्रोहों को दबाया और अफगानों की स्वतंत्र विरोधी प्रवृत्ति पर अंकुश लगा दिया। अफगानों को भी समझ में आ गया कि नहीं भाई, इस बार कोई सवासेर टाइप आदमी मिल गया है, इस वजह से अपनी सत्ता कहीं हाथ से न चली जाए, चुपचाप बैठे रहो। तो बाकी अफगानियों ने अपने इस राजत्व सिद्धांत के साथ में समझौता कर लिया। तो बहलोल लोदी ने तो सिद्धांत को माना पर सिकंदर लोदी ने नहीं। तो दोनों कथन सत्य हो जाएंगे दोस्तों। नहीं, बहलोल लोदी द्वारा अपनाए गए, सिकंदर लोदी के संबंध में पूछ रहे ना, दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। इसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया सिद्धांत को त्याग करके और अंकुश भी लगाया प्रवृत्ति पर। दोनों कथन सत्य हैं। उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, लज्जते सिकंदर शाही किससे संबंधित है? देखिए, लज्जते सिकंदर शाही, फैरंगे सिकंदर शाही, फब्बे सिकंदर शाही, ऐसे 3 ग्रंथ लिखे गए हैं जिसमें से लज्जते सिकंदर शाही और फैरंगे सिकंदर शाही, इन ग्रंथों की रचना सिकंदर लोदी ने करी है और ये दोनों ही संगीत से संबंधित ग्रंथ हैं। तो उत्तर हो जाएगा संगीत से। जबकि अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तिब्ब ए सिकंदरी नामक औषधि, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, छोटे ई की मात्रा आएगी। औषधि ग्रंथ की रचना किसने करी? यानी कि तिब्ब ए सिकंदरी किस टाइप का ग्रंथ है? मेडिकल ग्रंथ है, औषधि ग्रंथ है, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। जबकि लज्जे सिकंदरी और फैरंगे सिकंदरी ये दोनों ही संगीत के ग्रंथ हैं। लज्जते सिकंदरी और फैरंगे सिकंदरी की रचना तो सिकंदर लोदी ने करी है, जबकि आपसे पूछ रहा है तिब्ब ए सिकंदरी की रचना किसने करी है? अबू हसन, मीर अली, मियां भुआ या मीर बाकी? तो ये इसके वजीर मियां भुआ द्वारा रचित एक ग्रंथ है। ये वही मियां भुआ हैं जिसने दिल्ली में मौठ की मस्जिद का भी निर्माण करवाया। जबकि मीर बाकी ने बाबर के काल में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मियां भुआ। चलिए अगला प्रश्न है, तैमूर ने दिल्ली से वापस जाते हुए किसे मुल्तान और दीपालपुरा का राज्यपाल बनाया? खिज्र खां, दौलत खां, मुबारक शाह या मोहम्मद शाह? तो दोस्तों चर्चा कर चुके हैं हम कि वापस लौटते समय तैमूर ने अपने द्वारा विजित क्षेत्र विशेषतः मुल्तान और दीपालपुरा का गवर्नर बनाया खिज्र खां को। 1414 तक इसने गवर्नर के रूप में कार्य किया, पहले तैमूर लंग के और उसके उपरांत तैमूर लंग के प्रतिनिधि शाहरुख की।
और बाद में सैयद वंश की स्थापना करी और रैयत आला की उपाधि धारण कर तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में ही दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उत्तर हो जाएगा खिज्र खां। अगला प्रश्न है, सल्तनत के शासकों में कौन अफगान मूल के थे? लोधी वंश, पहली बार अफगान सत्ता लोधियों के नेतृत्व में दिल्ली की गद्दी पर बैठी और उसके बाद शेरशाह सूरी के समय में। तो लोधी और सूरी दोनों ही अफगान मूल के हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी के दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हैं वे सभी तुर्क थे और मुगल वो भी एक प्रकार के तुर्क ही थे, चगताई तुर्क, लेकिन वो अलग है, उनकी शाखा अलग है, वो चर्चा करेंगे जब मुगल पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी और अंतिम विजय ग्वालियर विजय थी। उसने ग्वालियर नरेश को पराजित किया। देखिए इब्राहिम लोदी की विजय कुछ खास विजयों में से नहीं है, जबकि इसकी दो पराजय हमें बहुत पढ़नी पड़ती हैं। एक तो खातौली का युद्ध जिसमें ये राणा सांगा के हाथों पराजित हुआ, और एक पानीपत का युद्ध जिसमें बाबर के हाथों पराजित होने के बाद रणभूमि में ही मारा गया। पर इसने एक विजय भी करी है, ग्वालियर को दिल्ली में मिला लिया है। तो आपसे पूछा जाए कि ग्वालियर को विजित करके ग्वालियर को दिल्ली में किसने मिलाया, तो इब्राहिम लोदी ने। और ग्वालियर के किस राजा को पराजित किया? राम सिंह को, मान सिंह को, जीवाजी सिंधिया को या विक्रमजीत को? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों विक्रमजीत। इसने ग्वालियर के नरेश विक्रमजीत को पराजित करा था। किसने? इब्राहिम लोदी ने। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का मुख्य आदर्श क्या था? दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, दारुल इस्लाम को दारुल हर्ब में बदलना, रक्त रंजित समाज का निर्माण करना, रक्त रंजित समाज का निर्माण करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए रक्त रंजित समाज का निर्माण करना ये तो किसी का भी मोटो नहीं होता। कोई क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी ये नहीं कहता कि हमारा उद्देश्य रक्त रंजित समाज का निर्माण करना है। तो यानी ए और बी में से है। तो पहले तो इनका मतलब समझिए। दारुल हर्ब, दारुल हर्ब होता है एक प्रकार का लोकतंत्र कह सकते हो आप, या गैर मुस्लिम शासन कह सकते हो। राजपूतों का शासन था तो उसे भी दारुल हर्ब कह देते हैं, गैर मुस्लिमों का शासन या गैर इस्लामिक शासन। लोकतंत्र तो खैर सही वर्ड नहीं होगा, गैर मुस्लिमों का शासन या गैर इस्लामिक शासन आप कह सकते हो। जबकि दारुल इस्लाम का तात्पर्य होता है इस्लामिक शासन, इस्लामिक शासन। इस्लामिक शासन भी ऐसा कि शरीयत के अकॉर्डिंग चले और जनता भी मुस्लिम हो। तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का मुख्य आदर्श था कि एक तो इस्लामिक शासन व्यवस्था स्थापित की जाए और ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को या गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तित करा करके उन्हें मुस्लिम बनाया जाए, ताकि भारत पूर्ण रूप से मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील हो जाए। यानी दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, यही प्रशासन का मुख्य उद्देश्य था। जबकि बी इसका अपोजिट कह रहा है, तो उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, मुशर्रफ ममालिक, सुमेलित करना है आपको। मुशर्रफ ममालिक, मुस्तौफी ममालिक, दीवाने अर्ज और दीवाने इंशा, और सामने कुछ पॉइंट्स दिए हैं और आपको मैच करना है। तो देखिए मुशर्रफ ममालिक होता है आय और व्यय का हिसाब रखने वाला। आप जिसे आज अकाउंटेंट कह सकते हो। आप आपके अकाउंटेंट जो होते हैं उसे सल्तनत काल में मुशर्रफ ममालिक कहते थे, यानी आय तथा व्यय का हिसाब रखने वाला। तो देखिए उत्तर तो एक ही पॉइंट से मिल गया हमें, क्योंकि और किसी में वन दिया ही नहीं है शुरू में। बाकी चर्चा की जाए मुस्तौफी ममालिक, तो मुस्तौफी ममालिक इस आय व्यय की जांच करता था। जिस आय व्यय का लेखा मुशर्रफ ममालिक ने रखा है उसकी जांच करता था मुस्तौफी ममालिक। ये आज का आप ऑडिटर कह सकते हो, सीए कह सकते हो आप, जबकि ये अकाउंटेंट हो गए उस जमाने के। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग चर्चा कर चुके हैं, बलबन के द्वारा स्थापना की गई। अध्यक्ष आरिज ममालिक कहलाता था। पहला दी आरिज ममालिक इमादुल मुल्क था।
दीवाने इंशा, दीवाने इंशा पत्राचार विभाग से संबंधित विभाग था। तो 1 2 3 4 उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, दीवाने बरीद का संबंध किस विभाग से है? गुप्तचर विभाग से संबंधित, न्याय विभाग से संबंधित, दरबारी शिष्टाचार से संबंधित और शाही अश्वशाला का प्रधान। चर्चा कर चुके हैं इस विभाग की भी। बरीद बलबन के द्वारा स्थापना की गई थी और सर्वाधिक गुप्तचरों का प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी ने करा था अपने बाजार की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो ये गुप्तचर विभाग था। तो दीवाने बरीद का संबंध किससे है? तो गुप्तचर विभाग से। तो दोस्तों ये आज के प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आए होंगे, और यदि आपको ये पसंद आए हैं, आपको लगता है कि आपके एग्जाम में इन प्रश्नों से निश्चित ही आपको फायदा होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। जितना आप इसे शेयर करेंगे, जितना मुझे आपकी तरफ से लाइक और सब्सक्राइबर मिलेंगे, उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों, और डेफिनेटली मैं आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा पाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।